नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास, नवोन्मेष में निवेश का किया आह्वान। पोस्ट बजट वेबिनार में कहा, देश की आर्थिक सफलता के लिए हितधारकों को आना होगा आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना के विकास को दी मंजूरी। कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग निवारण कार्यक्रम के संशोधन को भी दी स्वीकृति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने वालों को लिया आड़े हाथ। कहा, व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दिया जवाब। पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने। चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों को कई जगहों पर पंजाब पुलिस ने रोका। सड़क पर ही धरने पर बैठे किसानों ने पंजाब के 18 जिलों में 108 जगहों पर भगवंत मान सरकार के पुतले जलाए। औरंगजेब पर विवादित बयान के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र से निलंबित किए गए सपा विधायक अबू आजमी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, अबू आजमी का अस्थायी रूप से होना चाहिए निलंबन। और खबरों को विस्तार से देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश, इस विषय पर आधारित वेबिनार में बड़ी संख्या में हितधारक जुड़े। पीएम ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों और उससे पैदा हो रहे अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। बजट घोषणाओं को बेहतर ढंग से जमीन पर उतारने की पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एक और वेबिनार में शामिल हुए। 29 सत्रों, 100 पैनलिस्टों और 25,000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस वेबिनार में लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश विषय पर चर्चा हुई। पीएम ने इस बार के बजट को देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया। पीएम ने कहा कि निवेश के मामले में सरकार लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार को बराबर प्राथमिकता दे रही है। शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य में बड़े पैमाने पर निवेश का जिक्र करते हुए पीएम ने इससे आ रहे सकारात्मक बदलाव और नए अवसरों को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि एआई भारतीय अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ का योगदान दे सकता है। पीएम ने बजट में एआई संचालित शिक्षा और अनुसंधान के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का उल्लेख किया। भारत एआई की क्षमताओं को विकसित करने के लिए नेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्थापना भी करेगा। इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एक रिलायबल, सेफ और डेमोक्रेटिक देश जो एआई में इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस दे सके, विश्व को उसका इंतजार है। आप इस सेक्टर में अभी जितना इन्वेस्ट करेंगे, भविष्य में उतना ही एडवांटेज आपको मिलेगा। पीएम ने कहा कि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष पारित किया गया है। इससे डीप टेक फंड ऑफ फंड्स के साथ उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा। पीएम ने कहा कि सरकार ने 2014 से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया है। पर्यटन में रोजगार से जुड़ी संभावनाओं का जिक्र करते हुए पीएम ने इस दिशा में किए जा रहे प्रयास गिनाए। देश भर में 50 डेस्टिनेशंस को टूरिज्म पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। इन डेस्टिनेशंस में होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे के लिए मुद्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है।
बजट में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटों की घोषणा और ज्ञान भारतम मिशन के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्म में बदलने की पहल का भी पीएम ने उल्लेख किया। पीएम ने देश की आर्थिक प्रगति को लेकर आईएमएफ की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। 2015 से 2025 के बीच इन 10 वर्षों में भारत की इकोनॉमी ने 66% की यानी 66% की ग्रोथ दर्ज की है। भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। ये ग्रोथ। और आपको यहां से सीधे लिए चलेंगे राष्ट्रपति भवन, जहां राष्ट्रपति महोदया एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, कर्नाटक के राज्यपाल श्री दावरचंद गहलोत जी, केरल के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री एस अब्दुल नजीर जी, तेलंगाना के राज्यपाल श्री जिष्णु देव वर्मा जी, तेलंगाना सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क जी, गणमान्य अतिथियों, दक्षिण राज्य से आए कलाकारगण, देवियों और स्वजनों, आज भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता के इस महोत्सव में दूसरे संकल्प के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रपति भवन में देश के दक्षिणी राज्य की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक सब लोग देख पाएंगे। साथ ही उनके हस्तशिल्प, हस्तकरघा, लोकनृत्य, लोकगीत, खान पान तथा वहाँ के प्रतिभाशाली कलाकारों और कारीगरों को भी करीब से जानने का अवसर हम सबको मिलेगा। मैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और उनकी पूरी टीम की इस प्रयास में भागीदार के लिए बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देश के अलग अलग क्षेत्र की अनूठी परंपराओं को इस उत्सव में प्रदर्शित किया जाता है। पिछले साल आयोजित पहला संस्करण भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर केंद्रित था। उसे बहुत पसंद किया गया और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के कारीगरों और कलाकारों को प्रोत्साहित किया गया है। पहले संस्करण में 1.25 लाख से अधिक आगंतुकों ने भागीदारी ली थी। मुझे खुशी है कि ऐसे आयोजन के द्वारा यहाँ पर देश के कुशल और निपुण दस्तकारों, शिल्पकारों, गायकों, कलाकारों आदि को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस उत्सव के माध्यम से देश के दक्षिणी राज्यों की कला संस्कृति का अधिक प्रचार प्रसार होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को आगे बढ़ाने का भी हमें अवसर मिलेगा। इस संस्करण में दक्षिण भारत के 5 राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ लक्षद्वीप और पुडुचेरी की जीवंत सांस्कृतिक विरासत की विशेष जानकारी लोगों को मिलेगी। विविधता का अमृत महोत्सव के इस दक्षिण भारतीय संस्करण में लगभग 500 कारीगर और बुनाकार शामिल हो रहे हैं। वे कांजीवरम और पचमपल्ली इकोत से लेकर के एटिकोप्पका टॉयज का प्रदर्शन करेंगे। अनेक कलाकार पारंपरिक लोक नृत्य तथा गीतों की प्रस्तुति द्वारा दक्षिण भारत की अनुपम झलक भी दिखाएंगे। मैं लोगों से आग्रह करती हूँ कि इस उत्सव में भागीदारी करें और दक्षिण भारत की कला संस्कृति को जानें और उसका प्रभाव प्रसार करें। साथ ही सभी कारीगरों और कलाकारों को मनोबल भी बढ़ाएंगे। पिछले वर्ष राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक आगंतुक आए और सबकी भागीदारी से उस आयोजन में भी कारीगरों और कलाकारों को खूब प्रोत्साहित मिला। सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी सोच के साथ राष्ट्रपति भवन में
दिव्यांगजनों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन और मिट्टी कैफे खुलने के जैसे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। जनजातीय समाज के भाई बहनों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को भी अनेक अवसरों पर यहाँ आमंत्रित किया जाता है। मुझे विश्वास है कि ऐसे सभी प्रयासों के माध्यम से देशवासियों को देश की समृद्ध विरासत से जुड़ने का अच्छा अवसर मिलेगा और वे देश के समावेशी और स्थायी विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित भी होंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूं और इस आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार तो माननीय आप देख रहे राष्ट्रपति थे महोदय। राष्ट्रपति भवन से सीधा प्रसारण, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण के आयोजन का उन्होंने उद्घाटन किया। और इस आयोजन में देश के दक्षिणी राज्यों की संस्कृति, परंपरा और विरासत की झलक मिलती है। ये दूसरा संस्करण था। राष्ट्रपति ने बार बार न सिर्फ शुभकामनाएं दी, बल्कि कहा कि भारत की विविध संस्कृति और सभ्यता को ये जो आयोजन है उसमें उसकी झलक मिलती है। तमाम शिल्पकार जो हैं और जो कलाकार हैं वो अपने कला का मंचन इस आयोजन में कर पाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये आयोजन और उसकी सफलता की शुभकामनाएं दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड का दौरा करेंगे। पीएम मुगमा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ये ध्यान रहे कि उत्तराखंड सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मकसद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था, होम स्टे सहित पर्यटन व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सिलवासा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने इलाके की तस्वीर बदल दी है। यहां के लोगों से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। प्रधानमंत्री सिलवासा, दादरा नगर हवेली, इसके अलावा दमन द्वीप में कई हजार करोड़ की परियोजना है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। कुछ लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, आप अगर पिछले 8-10 सालों में देखें दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? सारे अच्छे वातावरण यहाँ बनाए गए हैं जो बहुत पहले हम लोग इसको मिस करते थे। तो एक बदलाव यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो रेड टेपेज थी, आज रेड कारपेट इंडस्ट्री को मिल रही है। इससे बड़ी मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को और कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छा जमाना था यहाँ पर हम लोग कहते थे कि हमारा संघ प्रदेश जो है वो बाकी देश से हम लोग करीबन 14 साल पीछे आजाद हुए, लेकिन आज समांतर हमें उतना न्याय दिया जा रहा है। आज जो विकास है वो पूरे भारत में जैसे विकास चल रहा है उस समान रूप से हमारे यहाँ उसी तौर पर विकास चल रहा है। और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिक्षा में जो क्रांति यहाँ पर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो यहाँ पर लाया है, हमारे प्रशासक माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी के यहाँ पर नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो काम काबिल तारीफ है। जैसे महिलाओं को हमारे क्षेत्र में बात की जाए तो उनका जो विजन रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, तो हमारे यहाँ टोटल 296 जितनी एसएचजी ग्रुप्स है और 15 जितनी सिल्वन दीदी जो है जो आत्मनिर्भर बनते हुए खुद का काम कर रही है। और उसी के साथ अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की भी बात करें, तो ये इतना बदलाव आया है कि हमारे क्षेत्र में हमारे लिए नहीं पर हमारे नेक्स्ट 2 जनरेशन्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने हमारे लिए हमें इतना फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई। तो ये आपने देखा, ये लोग थे प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इनका भी मानना है कि पिछले 10-11 सालों के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव दादरा नगर हवेली
इसके अलावा दमन द्वीप में देखने को मिला है और अपने प्रधानमंत्री का ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दादरा नगर हवेली। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट फैसलों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है वो महज 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2730 करोड़ रुपए की लागत से हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे बनाने को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक नई सोच अपने को दी है, विरासत भी विकास भी। हम अपनी विरासत पे गौरव करें और साथ ही साथ उसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से डेवलप करने का भी प्रयास करें। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो है केदारनाथ रोपवे। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट इसी कड़ी में है, विरासत भी विकास भी का, हेमकुंड साहिब का रोपवे। हेमकुंड साहिब की जो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृति में, वहाँ पे माना जाता है कि हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ पे तपस्या की थी। जैसा केदारनाथ जी में लगता है कि बहुत लोगों को जाने में सुविधा होगी, यहाँ पर हेमकुंड साहिब में भी जाने को लोगों को बहुत सुविधा होगी। कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संशोधन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के 3 घटक हैं। योजना का कुल परिव्यय 2 वर्षों यानी 2024-25 और 25-26 के लिए 3880 करोड़ रुपए है, जिसमें पशु औषधि घटक के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं और दवाओं की बिक्री के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रतिबद्ध है और आपने देखा है सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं, एक के बाद एक फैसले लिए गए जिससे कि किसानों के जीवन में बड़ा सुधार आए। एक फैसला लिया गया है लाइव स्टॉक की हेल्थ से रिलेटेड। ये 3880 करोड़ का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 4 मेजर डिजीजेस FMD और ब्रुसेलोसिस, इसके अलावा 2 और डिजीज होते हैं, वो चारों इसमें कवर्ड है। और इन चारों से कैसे देश में लाइव स्टॉक को किस तरह से एक मेजर उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए, वो इस प्रोग्राम का एम है। इसका जो मेजर थ्रस्ट रहेगा वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू रहेगा। जेनेरिक मेडिसिन, जो हाई क्वालिटी की जेनेरिक मेडिसिन हैं, जैसा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, वैसा ही इसमें पशु औषधि योजना बनाई गई है जिससे कि क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन दिए जा सके। और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो किसान समृद्धि केंद्र बने और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके जरिए से, उनके माध्यम से पशु औषधि का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और खबर महाराष्ट्र से, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को उनकी विवादित टिप्पणी के कारण विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया। आजमी ने औरंगजेब के बारे में दिए गए अपने बयान से सदन में हलचल मचा दी थी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल ने सदन में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आजमी के द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के कारण सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके कारण उनकी सदस्यता मौजूदा सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव को सदन में अध्यक्ष ने पारित कर दिया।
और महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से सपा विधायक अबू आजमी के निलंबन पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि अबू आजमी को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। निलंबन सिर्फ बजट सत्र के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि निलंबन स्थायी रूप से होना चाहिए। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिम्मत है तो उसको पार्टी से बाहर करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि उसको एक बार यूपी भेज दो, उपचार हम कर देंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को उसको बाहर निकाल देना चाहिए और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। और महिलाएं समाज के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बस जरूरत है उन्हें भी समाज में विकास का समान अवसर मिलने का। मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है। इन योजनाओं का फायदा भी दिख रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर चलाई जा रही केंद्र की योजनाओं पर एक नज़र अगर डालें तो विधायी उपाय किए गए हैं, जिनमें आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 और 2023 में यौन अपराधों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 से कार्यबल में महिलाओं के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उपाय किए गए हैं। इसके साथ ही साथ पॉक्सो अधिनियम 2012 से बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान की गई है। ये तमाम विधायी उपाय सरकार ने किए हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 से दहेज से संबंधित अपराधों पर लगाम लगाई गई है। इसके साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 से नाबालिगों को जबरन विवाह से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया है। देश में 802 वन स्टॉप सेंटर यानी OSC केंद्र कार्यरत हैं। 1 मिलियन महिलाओं को इससे लाभ मिल रहा है। फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें, जिनमें 750 परिचालन अदालतें 408 पॉक्सो मामलों के लिए बनाई गई हैं। डिजिटल सुरक्षा के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और साइबर फोरेंसिक लैब का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 शहरों में सुरक्षित शहर परियोजना चलाई गई है। निर्भया फंड पहल के तहत यह किया गया है। पुलिस स्टेशन में 14,658 महिला सहायता डेस्क, 13,743 की मुखिया जो है वो महिलाएं हैं। देश में 802 वन स्टॉप सेंटर केंद्र कार्यरत है। 1 मिलियन महिलाओं को इससे सहायता मिलती है निर्भया फंड पहल के तहत। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली से 38 करोड़ 34 लाख कॉलें संभाली गई हैं। निर्भया फंड पहल के तहत ये किया गया है। तो फास्ट ट्रैक की विशेष अदालतें बनाई गई हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें 69% महिलाओं को दिए गए हैं लघु व्यवसाय ऋण। स्टैंड अप इंडिया के लिए 84% ऋण 10 लाख से 1 करोड़ रुपए महिला उद्यमियों को आवंटित किए गए हैं। पीएम जनधन योजना में 30 करोड़ 46 लाख महिला खाता धारक, कुल खाता धारक का 55%, यानी कि जितनी खाता धारक है उनमें 55% महिलाएं हैं। NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह 9 मिलियन SHG से 10 मिलियन लोगों को जोड़ा। बैंक सखी मॉडल 6094 महिला बैंकिंग संवाददाताओं ने 2020 में $40 मिलियन के लेन देन किए। विमानन क्षेत्र भारत में 15% पायलट महिला है, जबकि वैश्विक औसत केवल 5% है। तो आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है केंद्र सरकार महिलाओं को। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से यूनाइटेड किंगडम की
यात्रा पर लंदन में हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, गृह मंत्री यवेट कूपर, व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स और विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात की। आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए उनकी यात्रा के दौरान ब्रिटेन के 2 प्रमुख शहरों बेलफॉल्ट और मैनचेस्टर में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। इससे ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों और व्यवसायियों को राजनयिक और काउंसलर सेवाओं की बेहतर सुविधा मिलेगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से मुलाकात के दौरान भारत ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी, व्यापार, रक्षा सहयोग और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश भी दिया। ब्रिटिश गृह मंत्री यवेट कूपर से मुलाकात के दौरान जहां अप्रवासन यानी माइग्रेशन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई, वहीं उन्होंने भारतीय छात्रों और पेशेवरों की ब्रिटेन में भागीदारी, अवैध प्रवास से जुड़े मुद्दे और वीजा नियमों पर चर्चा की। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत कौशल आधारित अप्रवासन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स से मुलाकात में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक गहरा करने के तरीकों पर विचार किया। पिछले महीने जोनाथन रेनॉल्ड्स भारत के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने व्यापार सहयोग को बढ़ाने के लिए कई अहम बैठकें भी की थी। डॉक्टर जयशंकर और ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक रणनीति और ब्रिटेन भारत कूटनीतिक साझेदारी को लेकर भी बातचीत हुई। पीपल टू पीपल कांटेक्ट के प्रतीक के रूप में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने लंदन में भारतीय मूल के चिविलिंग स्कॉलर्स से भी मुलाकात की और शिक्षा, शोध और वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका पर चर्चा की। चिविलिंग स्कॉलरशिप ब्रिटेन सरकार की एक प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें हर साल कई भारतीय छात्र लाभान्वित होते हैं। और अब जयपुर कबाड़ की बात करते हैं। किस तरह से कबाड़ से कमाल। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जयपुर में चल रहे 3 दिवसीय एशिया प्रशांत क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है। इस सम्मेलन में कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जिन्हें पीएम मोदी से ही प्रेरणा मिली है। देखिए जयपुर से हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की ये विशेष रिपोर्ट। कबाड़ से कमाल की, और मेरे साथ है सरफराज। आइए हम उनसे बात करते हैं। सरफराज, सबसे पहले कैसे आपको ये आइडिया है कि हम इतना सब कुछ कर सकते हैं? साक्षी झा और सरफराज अली, हम दोनों आर्टिस्ट हैं, कॉलेज में साथ थे। तो हम जब टूरिस्ट पॉइंट पे घूमने जाते तो देखते थे हर तरफ प्लास्टिक वेस्ट और गंदगी होती है। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक प्रोग्राम में बोला था कचरे से कंचन। तो हमें आइडिया आया कि इस कचरे का कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं। और बेसिकली हम दोनों आर्टिस्ट थे। साक्षी दरभंगा से हैं तो वो मिथिला पेंटिंग करती हैं। तो हमें लगा कि इसी अपने आर्ट को हम यूटिलाइज करते हैं, और क्योंकि आर्ट का ना एक मैसेज जाता है, तो हमने फिर सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा चरखा नोएडा में बनाया, जिसका उद्घाटन स्मृति ईरानी मैम ने किया था, और वो आज भी चरखा चौक के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से फिर हम अपने स्कल्पचर प्लास्टिक वेस्ट से, आयरन स्क्रैप से बनाते गए और लोगों को अवेयर करा रहे हैं सर। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री से प्रेरणा ली और प्रधानमंत्री ने आपके इस काम को सराहा भी है? जी सर। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने हमारे काम की सराहना की थी। हमने मेरठ में एक अभियान चलाया था नगर निगम के साथ, कबाड़ से जुगाड़। हमने जितना भी निगम का कबाड़ था उसी से शहर के ब्यूटिफिकेशन की थी, चौराहों की, और जो कि बहुत सस्ते में की थी, और शहर का जो कचरा था उसी से हमने शहर का ब्यूटिफिकेशन किया। अभी महाकुंभ खत्म हुआ, तो महाकुंभ में भी आपने अपनी छाप छोड़ी है? हाँ सर, हमें मौका मिला। मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि हम लोगों को वहाँ मौका मिला, और कुंभ में हमने अपना एक स्कल्पचर जो कि भारत का नक्शा था 12 बाय 12 फीट का, और उसमें हमने माँ गंगा का सफर दिखाया था कि माँ गंगा कहाँ से चलती हैं और कहाँ तक उनका सफर पूरा होता है। ये नक्शा आपने किससे बनाया था? ये नक्शा जो था, जो अपनी पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उसका जो बैरिंग, क्लच प्लेट, इस तरह की जो चीजें होती है, उससे हमने ये बनाया था। यही मैसेज आज भारत पूरी दुनिया को देना चाहता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, टीडी न्यूज, जयपुर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।